प्यारे बच्चों, इससे पहले जो वीडियो हमने डाला उसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद के साथ साथ वाक्य क्या होता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद के 3 भेद सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को उदाहरण सहित हमने समझा। प्रस्तुत वीडियो में हम मिश्र वाक्य और मिश्र वाक्य के 3 आश्रित उपवाक्य, उनके उदाहरण और वाक्य रूपांतरण यानी एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम देखें कि आश्रित वाक्य, जैसा कि हमने पहले भी ये चीज़ जान ली थी कि मिश्र वाक्य में 2 भाग होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य कहलाता है तो दूसरा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। अब यहाँ प्रधान उपवाक्य के कोई भेद नहीं होते, वह केवल प्रधान उपवाक्य नाम से ही जाना जाता है। किंतु जो आप देख रहे हैं इधर आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद के अनुसार इन 3 भेदों को अगर हम देखें तो यहाँ आश्रित उपवाक्य का पहला भेद है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये 3 आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। अब यहाँ सामने आप देख रहे हैं कि जिनसे ये जुड़े होते हैं या जिनका प्रयोग किया जाता है, आश्रित उपवाक्य में जिन योजक अवयवों का प्रयोग किया जाता है वो अगर आप देखेंगे तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य में की, ठीक है, विशेषण आश्रित उपवाक्य में जो, जिसने, जिन्हें, जिन्होंने, जिनको आदि शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में होगा। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में जैसे, वैसे, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, तहाँ, यहाँ, कहाँ, जितना, कितना, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर किसी वाक्य में है तो वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। चलिए अब आगे देखते हैं, एक एक को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले यदि हम देखें संज्ञा आश्रित उपवाक्य। बच्चों, संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या होता है? यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के लिए संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रयोग होता है। पहली पहचान इसकी है। दूसरा, यह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करता है, यूं भी कह सकते हैं। तो संज्ञा का काम करते हैं, लाल कलर में इसको हाईलाइट किया, इसका मतलब है कि आप इसको समझें कि ये संज्ञा का काम करता है आश्रित उपवाक्य। सबसे महत्वपूर्ण पहचान जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ ज़्यादा चीज़ उनको याद नहीं करनी, वो यह है कि संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी जहाँ कहीं लघु की, जिसे आप छोटी की भी बोलते थे, लघु की का प्रयोग हो, वहाँ संज्ञा आश्रित उपवाक्य शुरू होगा। यानी की के बाद आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य बड़ी आसान पहचान, और कोई पहचान इसकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उदाहरण देखें तो देखेंगे, रोहन ने कहा कि वह खाना नहीं खाएगा। तो अब यहाँ की हम देख रहे हैं दोनों जगह, दोनों वाक्यों में प्रयुक्त हुआ, यहाँ और यहाँ। नीचे राजा चाहता है कि प्रजा सुखपूर्वक रहे, तो की के बाद वह खाना नहीं खाएगा और प्रजा सुखपूर्वक रहे, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हैं और संज्ञा आश्रित उपवाक्य हैं। और इससे पहले जो आए हैं, रोहन ने कहा और राजा चाहता है, ये दोनों प्रधान उपवाक्य हैं। तो बड़ा आसान आप समझ गए होंगे कि की के बाद आने वाला जो उपवाक्य है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। प्यारे बच्चों, अब अगर हम दूसरे उपवाक्य में आए तो विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान है कि यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्योंकि नाम इसका विशेषण आश्रित उपवाक्य, तो ये क्या करता है कि जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम है
उसकी विशेषता बताने के लिए विशेषण का काम करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसको पहचानने के लिए भी कुछ वाचक शब्द हैं। जैसे ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में जो, जिसके, जिसने, जिसे, जिन्होंने आदि यानी जो से बनने वाले जो शब्द हैं उनका प्रयोग होता है, इसलिए विशेषण आश्रित उपवाक्य को पहचानना भी कठिन नहीं है। तो अगर इसके उदाहरण हम देखें तो उस लड़के को अंदर बुलाओ जो बाहर गया है। तो प्रश्न होगा भाई किस लड़के को अंदर बुलाएं? जो बाहर गया है ना। तो जो के बाद बाहर गया है, ये जो है ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है, और इससे पहले जो आया ये आपका हो जाएगा उस लड़के को अंदर बुलाओ, ये है प्रधान उपवाक्य। यानी जो का प्रयोग हुआ है वाक्य में और उसके बाद बाहर गया है, यह विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। यानी इसमें यह बताया जाता है प्रधान उपवाक्य के बारे में कि भाई किसे या किसके संदर्भ में, तो जो, जिसके, जिसने, जिसे, है ना। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा शब्द अगर हम दूसरा वाक्य उदाहरण के रूप में देखें, यह वही व्यक्ति है जिसने कल चोरी की थी। यानी यह कौन सा व्यक्ति है? जिसने कल चोरी की थी। इसलिए यहाँ जिसने के बाद कल चोरी की थी, यह भी क्या है? यह भी आश्रित उपवाक्य है। कौन सा आश्रित उपवाक्य? विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्योंकि इसमें जिसने का प्रयोग हुआ है। ये जो लाल रंग में जिसने और जो को किया है, ये आपको समझाने के लिए कि इन योजक शब्दों का प्रयोग हुआ है। और कल चोरी की थी विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया, और इधर यह वही व्यक्ति है प्रधान उपवाक्य हो गया। तीसरा वाक्य अगर हम देखें, जो मेहनत करता है वही सफलता प्राप्त करता है। तो अब देखो यहां देखने की चीज है, यहां पर जो वाक्य के प्रारंभ में आया है, कहीं भी आ सकता है, या तो इन योजक शब्दों का प्रारंभ में प्रयोग होगा या मध्य में प्रयोग होगा, बीच में आएंगे। तो यहाँ जो मेहनत करता है वही सफलता प्राप्त करता है। अब आप देखेंगे कि जो शब्द अगर पहले आया है तो जो के तुरंत बाद आश्रित उपवाक्य, यानी जो मेहनत करता है, यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अब प्रधान उपवाक्य बाद में आ गया, वही सफलता प्राप्त करता है, ये प्रधान उपवाक्य होगा। यानी कौन सफलता प्राप्त करता है? जो मेहनत करता है। तो अगले प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताने का कार्य करता है जो मेहनत करता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें समझने की बात, वाचक शब्दों का ध्यान रखें, या तो प्रारंभ में या मध्य में इन शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरी चीज ये बिल्कुल ध्यान में ना रखें कि भाई प्रधान उपवाक्य प्रारंभ में ही आए, ऐसा नहीं है। वो पहले उपवाक्य हो सकता है या दूसरा वाला हो सकता है, जैसे कि तीसरे उपवाक्य में देखा है। तो इस तरह ये हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। अब है तीसरा और अंतिम आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। जैसा विशेषण तो संज्ञा या सर्वनाम की बताता है, अब यहाँ चूंकि विशेषण के पहले लगा क्रिया, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य उसे कहेंगे जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए। इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने, जैसे उसकी रीति यानी किस प्रकार से क्रिया घटित हुई, समय कब घटित हुई, दिशा कहाँ घटित हुई, स्थान आदि, और परिणाम कितनी घटित हुई, है ना। तो इत्यादि की सूचना इससे मिलती है। अब ये अगर हम देखें तो अलग अलग रूपों में, क्योंकि क्रिया का जो हम विशेषता बताएंगे वो 5 रूपों में हम बता सकते हैं। सबसे पहले उसका काल बताएंगे। काल अगर हम उसको बताना हो तो किन शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे जब मैं बाजार गया तब बारिश हो रही थी, या रह कटा हुआ है, तो जब मैं बाजार गया तब बारिश हो रही थी। तो हो रही थी जो वाक्य है, इसमें जब और तब ये 2 शब्द आए हैं, जब और तब। तो हम देखेंगे जब और तब काल यानी समय को बताने के लिए इनका प्रयोग होता है, तो कालवाचक ये होते हैं, ठीक है। तो जब मैं बाजार गया तब बारिश हो रही थी,
तो यहाँ जब और तब होने से ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। नीचे जब पुजारी आएंगे तब भक्त जन पूजा करेंगे, तो जब और तब इन दोनों में भी इनका प्रयोग हुआ है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आएंगे। और ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह के वाक्यों में, जैसे इसमें काल बताया गया था, दूसरा है स्थानवाचक। तो स्थानवाचक की अगर हम बात करें, जिधर तुम जा रहे हो उधर ही मैं भी जा रहा हूं, यानी जिधर और उधर ये स्थान जगह की सूचना देने के लिए प्रयोग किए गए हैं। और जहां खेत थे वहां बहुमंजिले भवन बन गए, यानी जहां खेत थे वहां बहुमंजिले भवन बन गए। तो यहाँ पे दोनों में, जहां वहां, जिधर और उधर, दोनों ही वाक्यों में ये जो शब्दों का प्रयोग हुआ है ये स्थान विशेष के संदर्भ में प्रयोग होते हैं, जैसा कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं। तो दूसरे वाला जो उदाहरण है वो स्थान से संबंधित है, ठीक है। तो स्थान का जानकारी इसमें दिया गया। ऊपर वाले में कालवाचक में बारिश हो रही थी, कब बारिश हो रही थी? जब वह बाजार गया। और भक्तजन पूजा कब करेंगे? जब पुजारी आ जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के उदाहरण हैं। अगला रीतिवाचक। रीतिवाचक का मतलब है क्रिया किस प्रकार घटित हुई या कैसे घटित हुई। तो देखो इसमें लिखा है पहला वाक्य, जैसी मेरी पसंद थी वैसी ही पुस्तक मिल गई। कैसी पुस्तक मिल गई? जैसी मेरी पसंद थी। जैसा अध्यापक कहते हैं विद्यार्थी वैसा ही करते हैं। विद्यार्थी कैसा करते हैं जैसा अध्यापक कहते हैं। तो जैसी, वैसी, जैसा और वैसा, ये जो प्रयोग हुए हैं ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के उदाहरण हैं। ध्यान देने की बात है बच्चों, वहां आपको क्रिया विशेषण में ये नहीं पूछा जाएगा कि रीतिवाचक, कालवाचक या स्थानवाचक आदि बताएं, नहीं। आपको या तो मिश्र वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलने के लिए कहा जाएगा या वाक्य का भेद पूछा जाएगा कि इसमें सरल, संयुक्त या मिश्र में से कौन सा है। तो आप इसको पहचान जाएंगे जैसी, वैसी, जैसा, वैसा देखते ही कि यह मिश्र वाक्य का भेद है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें आश्रित उपवाक्य है कि नहीं, तो आप बता देंगे कि जैसी मेरी पसंद थी, है ना। तो इस तरह, और जैसा अध्यापक कहते हैं विद्यार्थी वैसा ही करते हैं। इनको पढ़कर आप बस आपसे ये पूछेंगे, आपको रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक ऐसा नहीं बताना। अगला है परिमाणवाचक। जितना पानी जमा था उतना बह गया। कितना बह गया? जितना पानी जमा था। जितनी मेहनत करोगे उतने ही अच्छे अंक मिलेंगे। तो कितने अच्छे अंक मिलेंगे? जितनी मेहनत करोगे। तो यहाँ आप देखेंगे जितना, उतना, जितनी, उतने। तो आपके लिए इन शब्दों का ध्यान रखना है कि ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में प्रयुक्त होते हैं। बस इनको आपको ध्यान रखना है। ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान है। अगला अगर हम देखें, परिणाम अथवा हेतुवाचक, यानी किसी क्रिया का क्या परिणाम होता है या उसका क्या कारण है। जैसे उदाहरण दिया है, यद्यपि मोहन तेज दौड़ा तथापि प्रथम न आ सका, यानी वो तेज तो दौड़ा लेकिन प्रथम नहीं आ सका। तो यहाँ पर हम देखें यद्यपि और तथापि, ये मिश्र वाक्य के योजक हैं। तो इन दोनों को ध्यान रखें। यदि अच्छी वर्षा होगी तो फसल की पैदावार ज़्यादा होगी। तो फसल की पैदावार ज़्यादा कब होगी? जब अच्छी वर्षा होगी। तो यदि जो प्रयुक्त हुआ है, तो यदि भी मिश्र वाक्य के अंतर्गत काम में लिया जाता है। तो यहाँ यद्यपि, तथापि और यदि, ये जो शब्दों का प्रयोग हुआ है ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत होते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में। अगला अब हम देखेंगे वाक्य रूपांतरण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वाक्य रूपांतरण क्या होता है अगर हम देखें तो इसको हम समझेंगे उदाहरण से। जैसे एक वाक्य दिया है, मोहन कड़ी मेहनत करके सफल हो गया। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, ठीक है। ये सरल वाक्य क्यों? क्योंकि ना तो इसमें संयुक्त वाक्य का कोई योजक शब्द प्रयुक्त हुआ और ना ही मिश्र वाक्य का। दूसरी बात, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। साथ में हो गया, सफल हो गया, हो गया, एक क्रिया का प्रयोग, एक मुख्य क्रिया भी आ रही है।
तो ये सरल वाक्य है। अब अगर हमसे प्रश्न किया जाए कि इसको संयुक्त या मिश्र में बदलिए, तो संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? देखो, मोहन ने कड़ी मेहनत की, संयुक्त वाक्य का योजक हमने बैठा दिया और अगला वाक्य फिर लिख दिया सफल हो गया। ये संयुक्त वाक्य बन गया। मोहन ने कड़ी मेहनत की और सफल हो गया। तो और वाचक जो हमने प्रयुक्त किया है, ये इस वाक्य को क्या बना दिया? ये बन गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला, मिश्र वाक्य में भी अगर इसको बदलना पड़े तो कैसे करेंगे? जब मोहन ने कड़ी मेहनत की तब वह सफल हुआ, ये मिश्र वाक्य बन गया। तो प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान रखेंगे, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, सरल से संयुक्त बनाना, संयुक्त से सरल बनाना, या संयुक्त से मिश्र बनाना, या मिश्र से सरल बनाना। तो मिश्र को मिश्रित वाक्य भी बोल देते हैं, मिश्र वाक्य भी बोल सकते हैं। तो ये दो वाक्यों में हमने इसको बदल के दिखाया, तो इसी को हम कहते हैं वाक्य रूपांतरण। तो उपर्युक्त सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बदला गया है, इसी को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। वाक्य रचनांतरण भी इसको बोल दिया जाए, या वाक्य रूपांतरण। अब वाक्य रूपांतरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना यानी बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जब वाक्य को एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदल रहे हैं तो यह जरूर ध्यान रखें कि उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कुछ शब्दों का हेरफेर करते हुए भी आपको उसके अर्थ को सुरक्षित रखना है, उसमें ज़्यादा हेरफेर या बिल्कुल विपरीत अर्थ नहीं कर देना है। अब अगर हम इनके उदाहरण देखें, जैसे प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, ये एक सरल वाक्य है। अब इस वाक्य से हमें संयुक्त वाक्य में अगर बदलना हो तो प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, या प्रातःकाल हुआ के बाद अल्पविराम चिन्ह नहीं आएगा, इसमें लगा हुआ है नहीं आएगा, सीधा हम लिखेंगे प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। अब बच्चों, इसमें हमने और का प्रयोग किया है वाचक शब्द, जो कि संयुक्त वाक्य की पहचान है। तो ये हमारा वाक्य बिल्कुल सही बन गया, जो कि हमने ऊपर के सरल वाक्य से ही बनाया है। दूसरा, अगर हम देखें मिश्र वाक्य में, अगर इसको बदलें सरल वाक्य को, तो हम करेंगे जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। तो दोनों वाक्य हमारे सरल वाक्य से बनाए हैं। तो इस तरह से वाक्य को एक दूसरे वाक्य में बदलना भी आना चाहिए। दूसरा एक उदाहरण है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। संयुक्त वाक्य दिया है ये। अब संयुक्त वाक्य को सरल और मिश्र में बदलना है, तो देखो इससे सरल वाक्य कैसे बनाएंगे? बिजली न होने के कारण अंधेरा था। हमने इसलिए वाचक को हटा दिया, जो इसलिए योजक चिन्हता समुच्चय बोधक अव्यय था उसको हटा दिया, उसकी जगह सीधा वाक्य बना, क्योंकि हमने इसमें किसी प्रकार का संयुक्त का या मिश्र का किसी कोई योजक चिन्ह प्रयोग नहीं करना। बिजली न होने के कारण अंधेरा था, सरल वाक्य बन गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसी को हम मिश्र में बदल लेंगे। जो संयुक्त वाक्य में दिया है बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था को मिश्र में कैसे बदलेंगे? जब बिजली नहीं थी तब अंधेरा था। तो हमने मिश्र वाक्य के शब्द जब और तब का प्रयोग करके ये वाक्य बना दिया। इस तरह से आपको वाक्य का रूपांतरण करना है। एक और उदाहरण देखते हैं मिश्र वाक्य से। मिश्र वाक्य दिया है, यदि घूमने चलना है तो तैयार हो जाओ। अब ये मिश्र वाक्य है। अब हमें इसको बनाना है सरल वाक्य में। कैसे बनेगा? घूमने चलने के लिए तैयार हो जाओ। हमने यदि को तो को हटा दिया, सीधे हमने कह दिया घूमने चलने के लिए तैयार हो जाओ। ये हमारा सरल वाक्य बन गया। संयुक्त में कैसे बदलेगा? देखो, संयुक्त वाक्य जो है वो होगा घूमने चलना है इसलिए तैयार हो जाओ। अब संयुक्त वाक्य का जो वाचक था इसलिए, जो समुच्चय बोधक अव्यय है,
इसलिए को हमने इसमें प्रयुक्त किया और हमने संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य से बना दिया। घूमने चलना है इसलिए तैयार हो जाओ। तो प्यारे बच्चों, ये वाक्य रूपांतरण और मिश्र वाक्य के जो आश्रित वाक्य, इनका अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। आशा है आपको समझ में आई होगी। किंतु व्याकरण में दक्षता यानी कि आपको पारंगतता तब मिलेगी जब आप अभ्यास करेंगे। अतः वाक्य रूपांतरण करना और वाक्यों का अध्ययन करके उनकी समझ विकसित करने के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता होगी। धन्यवाद।